देखिए प्रश्नावली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 13.4। यह जो आपकी प्रश्नावली 13.4 है वह गोले से जुड़ी हुई है, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिलेटेड हैं गोले से। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने चौथा सवाल किया है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुनी कर दिया जाए तो प्रथम गोले तथा दूसरे गोले के आयतनों में क्या अनुपात होगा। अगर आप मान लेते हैं कि प्रथम गोले की त्रिज्या x है, यानी एक गोला दिया हुआ था जिसकी त्रिज्या आपने मान रखा है कि इसकी त्रिज्या r रही है। तो इस कंडीशन में प्रथम गोले का आयतन क्या होगा। तो प्रथम गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r का क्यूब होगा। प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या को कै गुना 2 गुना करने पर प्राप्त नए गोले की त्रिज्या। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका प्रश्न कर रहा है कि जो गोला r त्रिज्या का था, अगर इस गोले की त्रिज्या को अब r के स्थान पर अगर 2r कर दें तो इस प्रकार से प्राप्त गोला और प्रथम गोला, यानी प्रथम गोले और दूसरे गोले के आयतनों में क्या अनुपात होगा। त्रिज्या क्या होगी, तो इसका मतलब ये 2r, यानी दूसरे गोले का आयतन क्या हो जाएगा। तो दूसरे गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r का क्यूब होगा। r का क्यूब ये तो हमारा फार्मूला है ना, लेकिन हमें r के जगह पर r नहीं बल्कि क्या रखना है, 2r रखना है, यानी 4/3 पाई गुणते 2r का क्या क्यूब। तो कन्फर्म है कि यह 4/3 पाई गुणते 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार करते हैं तो 8r का क्यूब होगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हुआ, दूसरा। इसलिए प्रथम गोले तथा द्वितीय गोले के आयतनों में अनुपात। अगर ये जो प्रथम गोला था, अगर इसके आयतन को अगर हम v1 मान लेते हैं और ये जो दूसरा गोला था इसके आयतन को अगर हम v2 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में v1/v2 का मान क्या होगा, तो होगा 4/3 पाई r का क्यूब बटा में 4/3 पाई इंटू 8r का क्या क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हुआ, r का क्यूब r के कैंसिल हो गया, v1/v2 का मान 1 में क्या हुआ 8। आपका आंसर यही सा होगा कि v1 संबंधित v2 यानी प्रथम गोले और द्वितीय गोले का आयतनों में जो अनुपात होगा 1 संबंधे 8 होगा। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो दूसरा गोला होगा, इस गोले का आयतन पहले गोले के आयतन का कै गुना, 8 गुना हो जाएगा। ये था सवाल आपका 4 नंबर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करो। 7 नंबर का सवाल, इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 10 सेंटीमीटर का एक लड्डू है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है। इस लड्डू को तोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, ख्याल करना है। दुकानदार के पास 8 सेंटीमीटर है ना, हाँ, कै सेंटीमीटर है, 10।
दुकानदार के पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू था। यानी सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि दुकानदार के पास जो लड्डू रहा होगा ऐसा रहा होगा और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर रही होगी। इसको तोड़ करके हमें छोटा छोटा लड्डू बनाना है, लेकिन जो लड्डू बनाना है उसकी त्रिज्या कैसे सेंटीमीटर दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू को तोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कैठो लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो इसके कंडीशन में हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इस बड़े लड्डू का आयतन निकाल लेना होगा। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो लड्डू है उसका आयतन कितना होगा, और जिस गोले को हमें बनाना है उसका एक आयतन निकाल लेंगे, और बड़े वाले लड्डू में के आयतन में इस बनाए जाने वाले एक लड्डू के आयतन को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, आ जाएगा। इसलिए आप लिखेंगे कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू का आयतन कन्फर्म है कि 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी 4/3 पाई गुणते 10 का क्यूब, इतना घन सेंटीमीटर। कहता है इसे तोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लड्डू बनाने हैं। अतः 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लड्डू का एक, हल्ला मत करो रे पुनीत, हल्ला नहीं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लड्डू का आयतन कितना होगा? तो कंफर्म है कि ये होगा 4/3 पाई, और आर का क्यूब का मतलब 5 का क्यूब, इतना घन सेंटीमीटर। बात ध्यान से समझिए। हम इस बड़े वाले जब लड्डू का आयतन निकाले तो इतना आया, और जिस माप का हमें, जिस त्रिज्या का हमें लड्डू बनाना है उसके एक लड्डू का आयतन हमारा इतना आया। अतः 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनने वाले लड्डुओं की संख्या क्या कर देंगे? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू का आयतन और बटा में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लड्डू का आयतन, इस आयतन में इस आयतन से डिवाइड कर देंगे। यानी 4/3 गुणते 10 का पावर 3 या बटा में 4/3 पाई गुणते 5 का क्यूब। कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं तो 10 गुणते 10 गुणते 10 बटा में 5 गुणते 5 गुणते 5 कैंसिल करेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 दूना के 4 दूना के 8। इसका मतलब इस लड्डू को तोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 लड्डू क्या किए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। यही था आपका आंसर। अगला कौन सा सवाल है? हाँ देखें, इसी प्रश्नावली 13.4 से क्वेश्चन नंबर 10 को पहले देख लीजिए, उसके बाद एक ही साथ 11 को भी देखेंगे आप। कह रहा है कि 2 अर्धगोले के आयतनों का अनुपात, देखिए 2 अर्धगोले या गोलों के आयतनों में अनुपात 27 संबंधे 100 क्या है? 25 है। ठीक है। तो कह रहा है तो उनके
त्रिज्याओं में अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात, तो कन्फर्म है कि जब इसका अनुपात का रेशियो ये है तो कन्फर्म है कि एक गोला छोटा है एक गोला बड़ा है, तभी ना उसके आयतन अलग अलग है। अगर मान लेते हैं कि माना पहले गोले की त्रिज्या r1 तथा दूसरे गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, r2 है, ठीक है ना। लेकिन ख्याल कर लेना है अर्धगोला है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पहले अर्धगोले की त्रिज्या r1 और दूसरे अर्धगोले की त्रिज्या r2 है। इसलिए पहले अर्धगोले का आयतन V1 बराबर 2/3 पाई r का क्यूब, अर्धगोला है तो वहां पर 4/3 होता है, 2/3। इसी तरह लिखेंगे दूसरे अर्धगोले का आयतन V2 बराबर 2/3 पाई। लेकिन आपने मान क्या रखा है कि एक गोले की त्रिज्या r1 है अर्धगोले की, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 पाई r1 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं r2 का क्यूब। हो गया। अब हमें इनकी त्रिज्याएं पता करना है, यानी हमें r1 संबंधी r2 का मान क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। तो हम करेंगे क्या, V1/V2 बराबर 2/3 पाई r1 का क्यूब और बटा में 2/3 पाई r2 का क्यूब। जबकि ये अनुपात आपको V1 संबंधी V2 का अनुपात यहाँ पर आपको मौजूद है, यहाँ पर आप खुशी 27/125 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर। ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या, r1 का क्यूब बटा में r2 का क्यूब। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27/125 बराबर r1 बटा में r2। अब इसका होल क्यूब भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का क्यूब है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इसलिए r1/r2 का क्यूब बराबर 27/125, तो r1 बटा में r2 बराबर 27/125 का घनमूल क्यूब है। अब आगे करेंगे तो r1/r2 बराबर घनमूल इसका निकालना है, 3 तिली के 9 तिली 27, 5 × 5 = 25, 25 125, 3 बाहर निकल गया, 5 बाहर निकल गया, यानी r1 बटा में r2 का मान 3/5 या इसी को 3 संबंधी क्या लिखेंगे, यही है आपका, यही आपका क्या है आंसर है। नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद दिग्रामा दिखाते हैं। तो देखिए इसी प्रश्नावली 13.4 का आपने सवाल नंबर 11 बोला है, वो बहुत ही मज़ेदार सवाल है, लेकिन थोड़ा सा केवल आपको भरमाया गया है। तो अगर आपको कोई भरमाता है तो उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें कि कब तक भरमते रहेंगे, भरमिए मत। 11 नंबर के सवाल को पहले वाकूबी समझिए। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 गुनी है, और कह रहा है तथा बेलन का आयतन एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या बताना है। सवाल को पहले पकड़िए ध्यान से।
एक हमको दिया गया है बेलन, ऐसा अगर हम मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या r है, तो बेलन का व्यास क्या होगा? कन्फर्म है कि 2r होगा। और क्या बोला है कि बेलन की ऊंचाई उसके व्यास की 2/3 गुनी है, इसलिए बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई यानी h का मान 2r गुणते 2/3, यानी ये हो जाएगा 4r/। एकर मतलब इस बेलन की त्रिज्या हो गई r, ठीक है, और इस बेलन की जो ऊंचाई है प्रश्नानुसार 4r/में क्या है? 3। और कह रहा है कि यह इस बेलन का आयतन उस गोले के आयतन के बराबर है जिस गोले की त्रिज्या कै सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर है। तो लिख लेंगे। इसलिए बेलन का आयतन क्या बनेगा? इसलिए बेलन का आयतन सूत्र बनता है πr²h। बेलन का सूत्र यही है, तो πr का स्क्वायर ठीक है, लेकिन h का मान क्या होगा? 4r/3। इसको अगर सही ढंग से करते हैं तो 4/3 πr का क्यूब। ये समीकरण नंबर हमारा बेलन का आयतन का हुआ। अब लिखेंगे हम कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या? गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r का क्यूब, यानी 4/3 पाई गुणते 4 का क्यूब, इतना घन सेंटीमीटर। और ये इतना घन सेंटीमीटर। लेकिन मेरा प्रश्न क्या कहा है? बेलन का आयतन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर है। दिया है प्रश्नानुसार कहा है कि बेलन का आयतन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आयतन के क्या है? बराबर है। मान रख देंगे, जिधर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले का आयतन लिखे वहां पर उधर लिख दीजिए, बेलन वाले आयतन को इधर लिख लीजिए। तो बेलन का आयतन है 4/3 पाई r का क्यूब, और इधर आया है 4/3 पाई 4 का क्यूब। यही ना है? ये दोनों आपस में कट गए। r का क्यूब बराबर 4 चौके 16 चौके 64, तो r बराबर 64 का घनमूल, यानी क्या? 4। समझ रहे हैं? यही आपका क्या हुआ? आंसर। यानी बेलन की त्रिज्या क्या है? बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और गोले की भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। उत्तर की जांच आपके हाथ में है। अगर नियमता निकालते हैं तो इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए 4/3 पाई गुणते 4 चौके 16 चौके 64। इसको अगर गुणा कर देते हैं तो 4 चौके 16 को 6 हाथ में लग गया, ये 4 छके 24, 24 एक 25, 256/3 पाई। ये गोले का आयतन, अरे गोले का आयतन हो गया। इस पे मान रख लीजिए। इसकी त्रिज्या का मान हमने क्या निकाल रखा? 4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो 16/3 होगा। इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी 16/3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 का वैल्यू रखेंगे। अब इसलिए बेलन का आयतन निकाल लेंगे, तो πr²h, तो ये हो जाएगा पाई अब गुणते r का मान 4 का वर्ग गुणते h का मान 16/3 हो गया। अब आगे जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 गुणते 16 पाई बटा में 3 के 16 छके 96, 96 को 6 हाथ में लग गया 9 और 16 9 25। इक्वल है कि नहीं? ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसका मतलब हमारा ये जो उत्तर आया है वो क्या है? सही है।
हाँ देखिए, इस प्रश्नावली का अब आपको मैं लास्ट सवाल बताने जा रहा हूँ। 13 नंबर का सवाल कह रहा है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात, बोला है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात दिया है 27 64 संबंधे 27, 64 संबंधे 27। लेकिन गोले कितने त्रिज्या के हैं वो पता नहीं है, लेकिन अनुपात उनका दिया है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना पहले गोले की त्रिज्या R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या R2, तो पहले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R1 का क्यूब, और दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का क्यूब। अगर पहले गोले का आयतन V1, दूसरे गोले का आयतन अगर V2 अगर हम लिख देते हैं तो ये बनता है 4/3 पाई R1 का क्यूब बटा में 4/3 पाई R2 का क्यूब। जबकि ये रेशियो आपको अनुपात पहले से पता है। यहाँ पे इस चीज़ को लिख देंगे 64/27 बराबर 4/3 पाई बटा में 4/3 पाई R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, आपस में कैंसिल। फिर वही बात 64/27 बराबर R1 बटा में R2 का क्यूब। आगे जब चलाएंगे तो R1 बटा में R2 बराबर ये हो गया आपका 64/27। ये हो जाएगा R1 बटा में R2 बराबर, समझ रहे हैं ना बात? घनमूल का मतलब 4 गुणते 4 गुणते 4 और 3 गुणते 3 गुणते 3, यानी R1 बटा में R2 बराबर एक बार 4 निकल गया और एक बार 3 निकल गया। इसलिए R1 संबंध R2 का मान 4 संबंध क्या हुआ? 3। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, लगा लेंगे ना आप? रहने दीजिए, लगा लेंगे ना इसको कि लगाएंगे? अब देखिए प्रिया का सवाल एक है, उसको देखें। उनका सवाल ये कह रहा है, बहुत ही उन्होंने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, रिमार्केबल है। उनका सवाल कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर शून्य हो, जहां a, b तथा c शून्येतर है बेटा, शून्येतर संख्याएं हैं, तो सिद्ध करना है कि a का वर्ग बटा में bc प्लस b का वर्ग बटा में ca और प्लस c का वर्ग बटा में ab इक्वल टू कितना के? 3 के। यही प्रूफ करना है। गुणनखंड का एक फार्मूला है, एक सूत्र है आपके पास, सूत्र है आपका कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c। अब पुस्तक के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस c। एक फार्मूला है गुणनखंड का, ठीक है? इसी फार्मूले में हमें मान रखना है, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सूत्र हुआ, यहाँ पर लिख देंगे कि जबकि हमें पता है, जबकि दिया है, क्या दिया है कि a प्लस बी प्लस सी का मान शून्य। तो ये जो चीज a प्लस बी प्लस सी वहाँ पर हम शून्य रखेंगे, इसका मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 मल्टीप्लाई a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस c हो गया। अगर इसका इस पद में अगर आप शून्य का गुणा कर देंगे रिजल्ट 0 मिल जाएगा।
और इधर हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab। इसको पक्षांतर कर दें उधर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3ab। इस पक्ष से 3 को छोड़ करके ये इसका जो गुणांक है सबसे डिवाइड कर दीजिए। इधर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब कुल के बटा में a b c लिख सकते हैं ना, और बराबर इधर क्या बच गया 3। अब इसमें 3 पद हैं, तीनों पदों को अलग अलग कर दो। a का वर्ग बटा में a का क्यूब बटा में abc, b का क्यूब बटा में abc और प्लस c का क्यूब बटा में abc। रिजल्ट क्या हुआ 3। देखिए यहाँ 3 बार a है, एक ठो a कट जाएगा, एक ठो b कट जाएगा, एक ठो c कट जाएगा। एक ठो a कट गया तो यहाँ पे a का वर्ग बचा, इसके नीचे क्या बच गया bc। एक b कट गया, b का वर्ग बटा में क्या बच गया ac। c कट गया, c का वर्ग बटा में क्या बच गया ab इक्वल टू क्या बच गया। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, नोट कर लीजिए।